हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबी शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो कल टॉपिक पढ़े थे उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था सार्थक अंक। तो सार्थक अंक क्या होते हैं, इन्हीं के रेफरेंस में हम आपको बता रहे थे, समझा रहे थे। तो सार्थक अंक की परिभाषा क्या होती है, चलिए देखते हैं। किसी रिकॉर्डेड माप में, रिकॉर्डेड का मतलब जो देखकर नोट किया गया, किसी रिकॉर्डेड माप में जो निश्चित अंक होते हैं, जो निश्चित अंक होते हैं, या परिकलित मान में जो अनिश्चित अंक होते हैं, यानी संदिग्ध अंकों को ही सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है। किसी संख्या में, किसी लिखे गए माप में दशमलव के पहले या दशमलव के बाद जितने भी संदिग्ध अंक होते हैं, निश्चित और संदिग्ध अंक, इन्हीं की संख्या को हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। इन्हीं अंकों को हम लोग क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो सार्थक अंक के लिए अब हमें कुछ रूल पढ़ने हैं, जैसे जो केमिस्ट्री में पढ़ना, हालांकि खाली जीरो से संबंधित रूल पढ़ने हैं। तो अगला टॉपिक हमारा शून्य तथा सार्थक अंक। शून्य तथा सार्थक अंक मतलब कि सार्थक अंक के कई सारे नियम हैं। 6 नियम हैं सार्थक अंकों के। तो ये 6 के 6 नियम हम फिजिक्स की कक्षा 11 में पढ़ेंगे। हालांकि जो हमें यहां पढ़ना है वो हमारे केवल और केवल शून्य से रिलेटेड सार्थक अंकों के नियम को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो पहला लॉ होता है कि शून्य अंकों वाले जितने भी सार्थक अंक होंगे, हम कैसे समझेंगे उन्हें कि कितने सार्थक अंक हैं यहाँ पे। ठीक। तो पहले तो एज एग्जांपल समझते हैं हम कि जैसे कुछ संख्याएं लिखी गई हैं जो अशून्य संख्याएं होती हैं। देखिए, पहली बात तो ये, कोई भी माप लिखा है, अगर ये माप अशून्य संख्या है, अशून्य का मतलब जैसे ये एक अशून्य संख्या है, ये एक अशून्य संख्या है, ये एक अशून्य संख्या है, मतलब कि दशमलव ना लगा हो। पहली बात अशून्य संख्याओं में, अच्छा दशमलव लगे भी हो, पहला और लास्ट वाला अंक शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक। अगर दशमलव लगा है तो तब के लिए कंडीशन है। अगर दशमलव लगा है तो इस परिस्थिति में पहला और आखिरी वाला अंक अगर शून्य नहीं है तो यहां जितनी संख्याएं रहेंगी सभी संख्याएं हमारे सार्थक अंक होंगे। बात समझ में? और अगर दशमलव लगा है तो दशमलव के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे आइए देखते हैं इसका पहला कंडीशन क्या है। ठीक है। जैसे इसका जो पहला कंडीशन है शून्य और सार्थक अंकों के लिए, जैसे एक संख्या लिख देते हैं हम लोग 0.072। ये एक संख्या लिखी गई है। आप देख रहे हैं ये दशमलव वाली संख्या है। ठीक। और दशमलव वाली संख्या के लिए ये दशमलव से पहले शून्य है। अगर दशमलव के ठीक पहले कोई भी अशून्य संख्या नहीं है या अशून्य अंक उपस्थित नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं दशमलव के पहले क्या कोई भी अशून्य अंक है, यानी 1 से लेकर के 9 तक की कोई भी संख्या उपस्थित है? बिल्कुल नहीं, केवल और केवल 0 ही उपस्थित है। और दशमलव के ठीक बाद, तुरंत बाद, अगर दशमलव के तुरंत बाद और तुरंत पहले केवल 0 हो, केवल शून्य हो, तो इन्हें सार्थक अंकों की संख्या में नहीं लिए जाते। तो यानी यहां पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। और यहीं पे अगर 0.00702 लिखा हो तो अब यहां पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले दशमलव के तुरंत पहले वाले एक और 0 आने, तो दशमलव के तुरंत पहले और दशमलव के तुरंत बाद जितने 0 होंगे, इन 0 को हम सार्थक अंकों की संख्या में नहीं लेते। तो दशमलव के पहले कितना 0? 2 0 ही और 2 0 ही। इसके बाद 702 एक अशून्य संख्या है, और अशून्य संख्याओं को सार्थक अंकों की संख्या में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। बात समझ में आई? तो सार्थक अंकों की संख्या समझ में आई। एंड इसका दूसरा जो रूल होता है, लॉ होता है, जैसे 10.00। अब यहां समझेंगे
अगर दशमलव के पहले अशून्य संख्या है और दशमलव के तुरंत बाद जीरो हो या ना हो, जैसे आप यहां देख रहे हैं कि दशमलव के पहले जीरो है और उससे पहले एक है, तो यहां पे जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं, जितनी भी अंक लिखे होते हैं, सभी अंक सार्थक अंकों की संख्या में काउंट किए जाते हैं। तो यहां सार्थक अंकों की संख्या कितनी? 4। बात समझ आई? दूसरा एग्जांपल, जैसे यहां सार्थक अंकों की संख्या कितनी? 4। क्यों? क्योंकि दशमलव से पहले शून्य संख्याएं हैं, सॉरी अशून्य संख्या है। बात समझ आई? एंड सार्थक अंकों से रिलेट और जो नियम है जो हमें यहां इस केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, वो है हमारा कि जैसे 10 की घात में अगर संख्याएं व्यक्त होती हैं, किस रूप में? 10 की घात में अगर संख्याएं व्यक्त होती हैं, तो ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए लिखा गया है 2.34 गुणे 10 की घात -3। अब यहां हमें सार्थक अंक पहचानना है कि कितने सार्थक अंक हैं यहाँ पे, या सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। अगर ये काउंट करना हमको, तो आप पहली बात ध्यान में रखेंगे कि 10 की घात वाली जितनी भी वैल्यू लिखी रहती हैं, किसी को भी सार्थक अंकों की संख्या में काउंट नहीं किया जाता है। बात समझ में? तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो 10 की घात -3 है, इसे हम सार्थक अंकों की संख्या में काउंट नहीं करेंगे, और इससे पहले जो यहां डिटेल बताया गया उसी के अकॉर्डिंग सार्थक अंकों की संख्या में काउंट कर लेंगे। मतलब अगर यहां सभी संख्याएं अशून्य संख्या है, कैसी संख्या है? अशून्य संख्या है, तो इन्हें हम लोग सार्थक अंकों की संख्या में टोटली ले लेंगे। और दशमलव है, जीरो है, तो उन्हें हम, जैसा कि अभी हमने रूल बताया, नियम बताया, उसी के मुताबिक करेंगे। ठीक, तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। बात समझ में? एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, 0.001 गुणे 10 की घात 4 ये लिखा है। तो आप कभी भी भाई इसका लिखे होने का मतलब यही है 10। ठीक, ये जो पूरा लिखा गया है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। अब यहां जब सार्थक अंकों की संख्या निकालेंगे तो यहां सार्थक अंकों की संख्या 2 है, क्योंकि ये एक अशून्य संख्या है। बात समझ में आई? ठीक, ये एक अशून्य संख्या और इस परिस्थिति में सार्थक अंकों की संख्या 2 है, तो कभी भी 10 की घात वाली वैल्यू को आप सॉल्व करके वहां पे सार्थक अंकों की संख्या को व्यक्त नहीं करेंगे। बात समझ में आई? एंड अब हम बात करते हैं यहां पे, तो देखो दशमलव के तुरंत पहले कोई अशून्य संख्या है? नहीं है, शून्य है। दशमलव के तुरंत बाद भी कोई अशून्य संख्या है? नहीं है, शून्य है। तो इन तीनों को आप छोड़ दीजिए, बचा कौन? 1। यहाँ पे यही एक सार्थक अंकों की संख्या है। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी? 1। और हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो 10 to the power 4 होती है, हम सार्थक अंकों की संख्या में लेते ही नहीं है। बात समझ में? ठीक, एंड अब हम सार्थक अंकों से जोड़ना घटाना जरा से देखें कि अगर हम जोड़ घटा रहे हैं तो वहां सार्थक अंकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 2.4, 20.5, 0.6 एंड ये, इन्हें हमें ऐड करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद हमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी, यानी इसका जो आंसर आना चाहिए वो सार्थक अंकों की संख्या में आना चाहिए। तो हम कैसे इसको काउंट करें और कैसे बताएंगे कि यहां सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप आंख बंद करके जोड़ने का जो काम है ये कर लो। ऐसे 0 बढ़ा दो, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक बात और कि दशमलव के बाद आप कभी भी अभिलिखित रिकॉर्डेड माप में 0 नहीं बढ़ाएंगे। जैसे लिखा गया है कि 5.00, ये चीज लिखी गई है। अब आप यहां जब सार्थक अंकों की संख्या पूछी जाएगी तो आप कहेंगे 3 है, ठीक, लेकिन आप एक बात जान रहे हो कि दशमलव के बाद हम जितना 0 चाहे बढ़ा सकते हैं। तो आप कमेंट करें थे 2 और बढ़ा दो, तो अब कहो सार्थक अंकों की संख्या 5 हो गई, तो अब गलत है। जितनी रिकॉर्डेड माप होती है, जितनी निश्चित होती है, इन्हीं की संख्याओं को हम लोग सार्थक अंकों की संख्या में लेते हैं। बात समझ में आई? तो अभी पहले तो यहां जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 15 5, वहां से लगा 1 7 2 2 4 और दशमलव लगा दो। तो यहां पे अब आप जरा देखें ये मान, यहां सार्थक अंकों की संख्या आप कितनी बताएंगे? 4। लेकिन क्या ये सार्थक अंकों की संख्या सही व्यक्त हो रही है? जी बिल्कुल नहीं। जोड़ते घटाते वक्त सार्थक अंकों की संख्या का चयन जो हमें मान दिए होते हैं उनमें से जिनमें सबसे कम सार्थक अंकों की संख्या होती है उसके मुताबिक किया जाता है। जैसे यहां सार्थक अंकों की संख्या कितनी है?
जोड़ने के लिए आपने एक 0 बढ़ा दिया है, तभी ये जुड़ेगा। सार्थक अंकों की संख्या 3 हो गई। यहां सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई, यहां सार्थक अंकों की संख्या 2 हो गई, और यहां सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई। तो किसमें सबसे कम सार्थक अंक है? इसी में ना। कितना कम है? 2। तो यहां सार्थक अंक है, और जब यहां सार्थक अंकों की संख्या केवल 2 है, तो इसका मतलब ये है जो उत्तर आना चाहिए इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या सबसे न्यूनतम होनी चाहिए। बात समझ में? तो यहां भी आपका जो ये वैल्यू हो, ये केवल और केवल 47 होना चाहिए। अब ये जाकर के सही सार्थक अंकों की संख्या है। अब यहां सार्थक अंकों की संख्या आप इसी मान में कितना बताएंगे? 2। बस समझ में? तो जोड़ते या घटाते वक्त हम जो सार्थक अंकों की संख्या का चयन करते हैं, ये दिए गए राशि में जिनमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है, उसी संख्या जितनी होती है न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या, हमारा जोड़ घटाने के बाद जो आंसर आना चाहिए उन्हीं की सार्थक अंकों की संख्या मानी चाहिए। बात समझ में? ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिलहाल यहीं समाप्त होता है, और इस चैप्टर के बाद फिर हम अपना अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अध्याय 2 मूल अवधारणा तथा उनके अनुप्रयोग। मूल अवधारणा और उनके अनुप्रयोग, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्योंकि चीजें बहुत सरल हैं यहाँ पे। चलिए तो चैप्टर के विषय में बात कर ले। अवधारणा का मतलब समझ ले, अवधारणा क्या होता है। अवधारणा की अंग्रेजी बोली जाए आप तुरंत समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, मतलब मोल की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल मतलब मोल के विषय में। बात समझ में? ठीक है। और मोल क्या है पहले इन पर डिस्कस किया जाए। देखिए मोल ये जो वर्ड होता है ये आप कक्षा 9th में सुनते हैं। जब आपकी पुरानी किताबें जब थी तो उन पुरानी किताबों में आप कक्षा 9th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस जो होता है आपका 3 पोर्शन में अलग अलग हुआ करता था। तो उस परिस्थिति में आपका जो फिजिक्स हुआ करता था, इन फिजिक्स में आप जो पहला चैप्टर पढ़ते थे ये मापन पढ़ते थे, और वहां पे 9th में आप पहली बार इस वर्ड को सुनते हैं मोल। ठीक, इस वर्ड को सुनते हैं मोल। ध्यान दीजिएगा, ये मोल, देखिए मोल का मतलब छछुंदर होता है, यहां वो वाला मोल नहीं है। ठीक है, तो मोल क्या है पहले इन पर हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो मोल के विषय में जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आप मोल का ये जो वर्ड होता है ये पहली बार आप कहां सुनते हैं? कक्षा 9th में सुनते हैं। आप किस रूप में सुनते हैं? पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, इसी रूप में आप सुनते हैं कि मोल। बात समझ में? आपको वहां बस इतना बताया जाता है कि जो पदार्थ की मात्राएं होती हैं, पदार्थ की मात्राओं को हम लोग मोल कहते हैं, और जो मोल होता है इनकी मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल के लिए कैपिटल एम का सिंबल प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अब क्यों जरूरत पड़ा मोल की? देखिए जैसे पदार्थों का अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम ग्राम में, किलोग्राम में, उन्हें पाउंड में उनको व्यक्त कर लेते हैं। लेकिन अगर रासायनिक पदार्थों की हमको गणना करनी है और वो भी कणों में, तो कणों में गणना करने के लिए हम किलोग्राम का या फिर ग्राम का प्रयोग, पाउंड का प्रयोग नहीं कर सकते। तो उस परिस्थिति में एक नया मात्रक बनाया गया, एक नई यूनिट बनाई गई जिसका नाम है मोल। मोल जो होता है रासायनिक पदार्थों का एक मात्रक है। जैसे रासायनिक पदार्थों की मात्राओं का मापन जो होता है ये मोल में किया जाता है। बात समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं कि मोल कहते किसे हैं। चलिए देखिए, मोल का जो मात्रक होता है
सॉरी, मोल की जो परिभाषा होती है, पहले तो इन परिभाषाओं को सुनते हैं। देखिए, किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें छह 0.02213 गुणे 10 के घाते 23 कण होते हैं, एक मोल कहलाती है। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.02213 गुणे 10 के घाते 23 कण होते हैं, इसी की मात्रा को, इतने कण जहां भी रहेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे। तो यहां से इसकी परिभाषा निकलती है कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.02213 गुणे 10 के घाते 23 कण उपस्थित होते हैं, उन्हें एक मोल कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, इस वैल्यू को हम लगभग के रूप में ऐसे लिखते हैं, 6.023 गुणे 10⁻23 कण। ये जो होते हैं ये लगभग में काउंट होते हैं, जबकि ये एक्यूरेट होता है। बात समझ में आई? ठीक, तो ये होता है मोल। एक बार अगेन सुनते हैं मोल की परिभाषा। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.02213 गुणे 10 के घाते 23 कण उपस्थित होते हैं, एक मोल कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक, तो ये हो गया आपका मोल की परिभाषा। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एवोगैड्रो संख्या। इसको यन से या यन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, एवोगैड्रो संख्या क्या होती है, चलिए इन पर चर्चा करते हैं। देखिए, कार्बन 12, ठीक, आप इसको ऐसे लिखें, कार्बन 12 के समस्थानिक, ठीक है, कार्बन 12 के समस्थानिक, समस्थानिक क्या होता है पीछे परिभाषा में आपको बताया गया, ठीक है। कार्बन 12 के समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में, कार्बन 12 के समस्थानिक के, यानी कार्बन हमारा जो हो जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है, ठीक, वही कहा जा रहा है कार्बन 12 का समस्थानिक लिया जाए, और इस समस्थानिक की वेट जो की मात्रा जो कितनी होनी चाहिए, 12 ग्राम होनी चाहिए। और 12 ग्राम के कार्बन 12 में जितने परमाणुओं की संख्या होती है, इन्हीं परमाणुओं की संख्या को हम लोग एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक, तो कार्बन 12 के समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम कार्बन 12 के परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, और इसे कैपिटल एन या एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। इसे कल पढ़ते हैं और इन टॉपिकों को एक बार कल पुनः रिपीट करते हैं, और जो चीजें समझ में नहीं आती हैं आप कमेंट के थ्रू हमें बताइए, हम उसको अगले वीडियो में उसको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।